नाज़रीन आदाब। डीडी उर्दू के इस प्रोग्राम सेहत की बात में आप सभी का खैर मकदम है। जैसे कि आपको इल्म है कि हम अपने इस प्रोग्राम में बीमारियों से मुताल्लिक बातचीत करते हैं और उसके लिए हम डॉक्टर से सलाह लेते हैं कि किस तरीके से हम इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जो हमें इन बीमारियों से बचा के रखें। आज सेहत की बात में हम बात करेंगे ऑर्थोपेडिक्स की। देखिए, हड्डी की देखभाल सभी को करनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस के लिए साइकिलिंग, जॉगिंग और अगर हो सके तो घर में थोड़ा बहुत भी एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर हड्डी वीक है तो ना आप दौड़ पाएंगे और बुढ़ापे में बहुत सारी बीमारियां आपको घर घर जाएगी। तो हड्डी को अगर फिट रखना है, कैल्शियम की मात्रा का फूड आप लें, अगर हो सके तो बॉयल एग भी लें। साथ में जॉगिंग करने का आदत सुबह या शाम एकदम डालना चाहिए हर आदमी को। और अगर संभव हो तो योगा करें, जिम्नास्टिक करें। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको 2 फ्लोर का अगर घर में आप रहते हैं तो कोशिश ये करें कि सीढ़ी से चढ़ें और सीढ़ी से ही उतरें। लिफ्ट का प्रयोग कम करें और जब भी मौका मिले वॉक करें। थोड़ी दूरी के लिए गाड़ी, बाइक की लवी ज़िंदगी छोड़ करके थोड़ा सा चलना चाहिए आदमी को। हमें अपनी हड्डियों का ख्याल रखने के लिए बढ़ते हुए उम्र में अपने खान पीन पर ध्यान रखना चाहिए। और खाने पीने में जो भी चीज़ उसमें कैल्शियम की जो कमी हो जाती है, लोग खाने पीने में लग्जूरियस हो गए हैं, वो फ्राइडी चीज़ और वो मसालेदार चीज़ खाते हैं जो आगे जाके उम्र में उसके लिए नुकसानदेह होता है। तो इंसान को अपनी ज़िंदगी में ये चाहिए कि अपना ज़िंदगी का सुबह से शाम तक का जो मामूल हो उसको पुराने ज़माने की तरह, जैसे लोग ज़्यादा दूर पैदल चलना, ज़्यादा गाड़ी पे नहीं चलना, तो उससे वो लोग ज़्यादा दिन तक रहते थे ज़िंदा और ज़्यादा दिन तक उसकी लाइफ में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता था। लेकिन जब से ये ज़िंदगी का लग्जूरियस हुई है तब से ये प्रॉब्लम शुरू हो गया है। लोगों को कम उम्र में हड्डियों की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम और चलने फिरने में दिक्कत आती है। जब भी हड्डियों की बात होती है सीधा ऑर्थोपेडिक्स का नाम आता है। आखिर ऑर्थोपेडिक्स है क्या? क्या सिर्फ हड्डियों तक ही ये महदूद है? इसी पर आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत के लिए डॉक्टर राम अवतार, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं ESI वसई धारापुर में, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर राम अवतार, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम सेहत की बात में। धन्यवाद। जैसा मैंने अर्ज़ किया कि ऑर्थोपेडिक्स मतलब हड्डियाँ, तो हम सबसे पहला सवाल यही आपसे करना चाहेंगे कि क्या हड्डियों तक ही इसका अहाता खींचा हुआ है? क्या हड्डियों तक ही ऑर्थोपेडिक्स महदूद है या और भी कुछ चीज़ें हैं जो ऑर्थोपेडिक्स हैं वो चीज़ों को देखते हैं? जी हाँ, देखिए, ऑर्थोपेडिक्स में खास करके जोड़ आ जाते हैं, हड्डियाँ आ जाती हैं सारी, मसल्स इंजरी, टेंडन इंजरी, ये सारी चीज़ें आती है। बॉडी का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जिसमें जॉइंट्स नहीं हो। अच्छा, तो सारी बॉडी आ जाती है। क्या परेशानी है किसी को कि वो ऑर्थोपेडिक्स के पास पहुंचे? जैसे परेशानी सीने में होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है या दिल की प्रॉब्लम होती है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। क्या परेशानी महसूस होगी पेशेंट को कि वो ऑर्थोपेडिक्स के पास जाए? जी हाँ, परेशानियों में ऑर्थोपेडिक की जो परेशानियाँ होती हैं उनमें खास करके बैकएक है, सर्वाइकल पेन है जी, जॉइंट्स पेन है, सूजन है, स्वेलिंग्स वगैरह है, वो आती है। कोई बोन में दर्द हो रहा है, मसल में दर्द हो रहा हो, खिंचाव हो गया हो, तो वो सारी चीज़ें ऑर्थोपेडिक्स में आती हैं। हर दूसरे आदमी को मुझे लगता है कि कमर का दर्द है। ये कमर का दर्द एक बीमारी की शक्ल लिए चुका है आपकी नज़र में, या एक कॉमन चीज़ हो गई है हमारे रहने के जो तौर तरीके हैं, बैठने के, उठने के, चलने के, उस वजह से है क्या? कमर की ज़्यादातर प्रॉब्लम है हमारे रहन सहन की वजह से होती है। बैक की प्रॉपर केयर नहीं हो पाती है, इसकी वजह से होती है। दूसरा, कभी झटका लगता है या कभी फॉल्टी पोस्चर की वजह से, उठते बैठते फॉल्टी पोस्चर में अगर उठेंगे बैठेंगे तो दर्द शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, तो कमर का दर्द जो महसूस होता है वो हमें कहाँ से कहाँ तक महसूस होता है? एक्चुअल कमर का दर्द कमर के पीछे ही होता है, लेकिन जनरली कमर का दर्द ऊपर से गर्दन के नीचे तक आ जाता है। अच्छा, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ये कमर का दर्द हो रहा है,
लेकिन होता सर्वाइकल का पेन होता है, अच्छा, तो वो पूरा कमर का ही बैक पेन ही हो जाता है जी। तो इसमें क्या इसका इलाज क्या है? इलाज डिपेंड करता है कि वजह क्या है। कभी बिल्कुल। कभी तो जैसे सर्वाइकल का पेन है तो फॉल्टी पोस्चर की वजह से, प्रॉपर वर्क, ज़्यादा वर्क कर लिया जैसे कंप्यूटर वगैरह की वजह से होता है। कुछ ऐसे बिजनेस है जिसमें बिल्कुल नीचे झुक के झुक काम के कर काम रहे करना हैं, होता है, बिल्कुल। उसकी वजह से गर्दन में सर्वाइकल का पेन जनरली होता है। ओके, ठीक है। बैक का पेन जो कभी कभी ज़्यादा देर बैठने की वजह से होता है, अच्छा, अच्छा। बैक का पेन जिसमें मसल वीकनेस हो जाती है, तो बैक का पेन हो जाता है। अच्छा, इसे आपने सर्वाइकल से जोड़ा है, तो सर्वाइकल पर ही मेरा अगला सवाल होगा कि अमूमन सर्वाइकल के क्या क्या अलामात होती हैं? अगर किसी को सर्वाइकल हो रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? बैक पेन से हम कंफ्यूज कर सकते हैं क्या सर्वाइकल को? सर्वाइकल का दर्द होता है तो जनरली गर्दन में खिंचाव होता है, अच्छा, स्टिफनेस आ जाती है अच्छा, गर्दन में, और सिर में दर्द होता है पीछे, खास करके पीछे पीछे कंधे में दर्द जा सकता है, उंगलियों में दर्द जा सकता है, अच्छा। हाथों में जा सकता है। अच्छा, ये तो ये इसके अलामत हैं सर्वाइकल की। जी, कभी कभी चेस्ट पेन को भी मिमिक करता है। चेस्ट पेन को भी। यस। तो इसकी सीवियरिटी कहाँ तक पहुँच सकती है? इसकी शिद्दत कहाँ तक पहुँच सकती है? सीवियरिटी तो इतनी कभी कभी हो जाती है कि मरीज़ को बिल्कुल ही आराम नहीं मिलता है, तो ना बैठ सकता है ना खड़ा हो सकता है, इतनी सीवियरिटी तक हो सकती है क्या और इसमें पेन में चल जाता है। क्या इसमें डॉक्टर साहब चक्कर आने की भी अलामत होती है सर्वाइकल में? हाँ, सर्वाइकल में कभी कभी चक्कर भी आते हैं, ओके, वर्टाइगो होता है तो दवाइयों से क्या इसका इलाज मुमकिन हाँ, है? दवाइयों से इसका इलाज मुमकिन है। न सिर्फ सर्वाइकल बल्कि और भी जितने तमाम अमराज हैं जो हड्डियों से मुताल्लिक हैं, उनमें फिजियोथेरेपी का जो है क्या रोल है? बहुत अच्छा बात बोली आपने। फिजियोथेरेपी का रोल अच्छा होता है, बशर्ते कि जो ऑर्थोपेडिक सर्जन ने जो आपको फिजियोथेरेपी प्रेस्क्राइब की है वो पूरी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट दे, अपना कोई नुस्खा ना लगाए तो अच्छा। एक चीज़ बहुत गौर करने की है कि आज की तारीख में अगर कोई भी इंसान अपना विटामिन डी टेस्ट करे या कैल्शियम टेस्ट करे तो ये देखने में आता है हड्डियों के टेस्ट में विटामिन डी की कमी बिल्कुल जाहिर तौर पर होती है। तो क्या इसको हम एक नॉर्मल बात समझें कि विटामिन डी की कमी है तो ये नॉर्मल है, या फिर हम इसको बहुत ख़ास अंदाज में लें और फिर डॉक्टर से जो है वो जाके मशवरा बेसिकली करें? हर मरीज़ को देखा जाए तो हर मरीज़ में विटामिन डी की कमी होती है जनरली। जनरली। अगर 100 का कराओगे तो 50-60 का तो निकल ही आएगा। अच्छा, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई बीमारी हो रही है या कुछ, उसका विटामिन डी थोड़ा सा दे दो तो करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी थोड़ा सा जी। दे। ओके, कभी कभी सिम्टम हो जाते हैं विटामिन डी की कमी की वजह से, जोड़ों में दर्द वगैरह हो जाता है तो वो दे देते हैं, मसल खिंचाव हो जाता है तो वो दे देते हैं, ठीक हो जाता है। कई बार मेरे साथ भी ये हुआ है कि हम उठ रहे हैं बैठ रहे हैं तो हमारे जोड़ों में से आवाज़ आती है चट पट, घुटनों में से और कोहनियों में से। तो ये क्या किसी मर्ज की अलामत है? नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं होता है। अच्छा, ये कोई ऐसी नई बात है। अगर दर्द नहीं है और आवाज़ें आ रही हैं तो कोई खास लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कहा जाता है कि साहब हड्डियों को मजबूत रखा जाए तो बहुत सही बात है, और इसमें हम अक्सर देखते हैं कि जो बिल्कुल इन्फेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी दादियाँ और उनकी नानियाँ ज़बरदस्त तरीके से मालिश करती हैं। तो क्या इस मालिश का हमारी हड्डियों की मजबूती से कोई ताल्लुक़ है? नहीं, इसका हड्डी की मजबूती से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। मसल्स को मसाज करते हैं बच्चों में जनरली, जी, तो वो इस जैसे बच्चा शुरू में पैदा हुआ तो उसको मालिश करना होता है। अब बिल्कुल ठीक मसल वर्क करेगी तो वर्क करेगी। दर्द भी करेगा। जैसे हम लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं, बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं तो एक्सरसाइज में पेन होता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उस समय थोड़ा सा मसाज करने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही बच्चों को शुरुआत में, क्योंकि वो बिल्कुल लेटा रहता है, माँ की गोद में लेटा रहता है बिल्कुल। बच्चा, मसल्स वर्क नहीं करती हैं। जब मसल वर्क करेंगी तो उसको पेन होगा ही डेफिनेटली। बिल्कुल। तो उसको खोलने के लिए इसको चाहिए कि मसाज हो।
तो और बहुत इसका हड्डी की मजबूती से कोई रिलेशन नहीं। कोई रिलेशन नहीं है, मसल से इसका ताल्लुक हम जी, muscle कह से। सकते हैं। Exactly। मालिश की एक बात तो यहाँ पर आ गई, लेकिन एक मालिश की एक और दीगर बात है जो अभी जहन में एक सवाल आ रहा है कि अक्सर कभी कभार हमारे पैरों में या हाथ में कहीं सूजन हो गई है या हम गिर गए हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि मांस जो है, गोश्त जो दब गया है, सूजन आ जाती है। तो हम बजाय इसके कि हम ऑर्थोपेडिक्स के पास जाएं, हम अक्सर पहलवानों के पास पहुंच जाते हैं कि भाई मालिश कर दो, और वो कुछ कुदरती ऐसी बात है, पता नहीं वो क्या करते हैं कि वो तकलीफ आराम हो जाती है। एक क्वालिफाइड डॉक्टर की क्या राय है? पहली बात तो मैं ये कहूँगा आपसे कि यहाँ की पॉपुलेशन जो है काफ़ी एजुकेटेड है, और उनको ये ध्यान में रहना चाहिए कि आजकल साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बेशक। और ऑर्थोपेडिक सर्जन उसका ज्ञाता हो गया है आजकल। बिल्कुल। और जो पहलवान होते हैं उनको तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात आपने ये बताई कि चोट लगने के बाद कोई मालिश नहीं करनी चाहिए। अच्छा। इनिशियली चोट लगने के बाद कोई मालिश नहीं करनी चाहिए। जनरली होता ये है कि जैसे ये आपका पैर मोच गया, बिल्कुल तो आपको पेन होगा, स्वेलिंग होगी। बिल्कुल। होता ये है कि अगर वो पहलवान के पास पहुंच जाता है तो ये पार्शियल लिगामेंट इंजरी होती है, वो मोड़ के उसको कंप्लीट कर देता है, जिससे पेन तुरंत गायब हो जाता है। तो उसको ये लोग समझते हैं कि बहुत अच्छा पहलवान है, उसने तुरंत ठीक कर दिया। बिल्कुल। जबकि आप उल्टा उसने जो है वो लिगामेंट जो पार्शियल था, जो हील हो सकता था, उसको पूरा रप्चर कर दिया, मतलब पूरा तोड़ दिया। तो वे फिर बाद में इंस्टेबिलिटी टाइप की ये प्रॉब्लम होगी, वो फिर बाद में परेशान करेगी। तो इसके दूररस नताइज क्या निकलते हैं? क्या इंस्टेबिलिटी होगी, पैर अपनी जगह पे नहीं रहेगा ठीक से। अच्छा। बोन लिगामेंट का काम होता है बोन टू बोन जोड़ना। बिल्कुल। तो वो जोड़ेगी नहीं तो वो इंस्टेबिलिटी रहेगी, भाग नहीं पाएगा ठीक से। अच्छा, लड़खड़ापन भी आ सकता है? लड़खड़ापन आ सकता है। अच्छा। अगर लिगामेंट ठीक से रिपेयर नहीं हुआ। अच्छा, सिकाई का भी बड़ा मामला हमने देखा है, चाहे वो मसल्स की क्रैम्प होने की बात हो या हड्डियों की बात हो। कुछ लोग गर्म कपड़े की सिकाई करते हैं, कुछ ठंडे की। हाँ जी। अगर इनिशियल इंजरी होती है, जैसे अभी ये चोट लगी है, तो उस समय सिकाई करो, लेकिन बर्फ़ की सिकाई करो। अच्छा। शुरुआत में 2-4 दिन या वीक टाइम पे बर्फ़ की सिकाई होनी चाहिए। इसके बाद फिर गर्म सिकाई कर सकते हो बाद में। ओके। जब हम ऑर्थोपेडिक्स की बात करते हैं वो है जोड़ों का दर्द, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे जिसमें जोड़ ही जोड़ हैं एक तरीके से देखा जाए। हड्डियों में ख़ास तौर से घुटनों के जो दर्द की बात है ये बहुत कॉमन है। क्यों होती है? जोड़ों का दर्द मतलब ये होता है कि इसमें कई तरह के जोड़ों के दर्द होते हैं। जी। जैसे गठिया है। बिल्कुल। गठिया एक तरह का नहीं, कई तरह का होता है। यूरिक एसिड बढ़ जाए तो गठिया हो जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो भी गठिया है। और भी कई तरह के गठिया होते हैं, तो डिपेंड करता है कि गठिया किस तरह का है, किस तरह का। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है। जैसे आपने बताया कि जोड़ों के, खास करके घुटनों का है। बिल्कुल। जनरली हमारे यहाँ ऑस्टियो आर्थराइटिस होती है, जो एजिंग प्रोसेस है। तो घुटने घिसने लगते हैं। किस एज से शुरू होता है ये? अमूमन किस एज से शुरू हो सकता है? आजकल तो बड़ी जल्दी हो रहा है, 40 के पहले भी शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा। और 40-50 होते होते काफ़ी, मतलब उसको नौबत आ जाती है कि नी रिप्लेसमेंट करना पड़े। तभी आज की तारीख में नी रिप्लेसमेंट जो है वो बहुत आम होता जा रहा है। तो जी बिल्कुल। तो इसकी वजह क्या आपको लगती है? क्या वजह है? तो हमारी जो हैबिट है उसकी वजह से है। और वेट भी एक पार्ट रखता है, ज़्यादा वजन हो जाना। अच्छा। ठीक है। और दूसरा न्यूट्रिशन की भी है, विटामिन डी भी कमी होती है। जैसे गांव में होते हैं, गांव में ज़्यादा नहीं होता है, ये बहुत कम होता है। बिल्कुल। क्योंकि वो चलते रहते हैं और उनका वेट भी ठीक रहता है। बिल्कुल। ये ज़्यादातर शहरों में होता है, जिनमें वेट इंक्रीज होता है, डायबिटीज़ होती है। तो ये जो नी रिप्लेसमेंट का जो पूरा मामला है, ये करवाना बेहतर रहता है। यही क्या फाइनल सोल्यूशन है या दवाओं से भी कुछ इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? गठिया का डिपेंड करता है किस स्टेज का गठिया है। अच्छा। अगर बिल्कुल ही जॉइंट डेस्ट्रॉय हो चुका है, ख़राब हो चुका है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 है जी। तो कोई दवाई काम नहीं करती है। उस समय तो नी रिप्लेसमेंट ही काम करेगा। अच्छा। अगर इसके पहले है
तो हम कुछ दवाइयों से ठीक करते हैं, कुछ ब्रेसेस वगैरह है, कुछ और भी तमाम तरीके के इलाज हैं वो कर सकते हैं उसको पोस्टपोन करने के लिए। पोस्टपोन करने के लिए। ओके डॉक्टर साहब, एक और चीज़ सामने आ रही है आजकल हमारे, वो है बोन टीबी, बोन्स की टीबी। ये क्या होती है और इसका क्या हम पहले पता लगा सकते हैं? जी, किस तरीके से पता लगा सकते हैं? ये अभी आजकल तो बहुत कम हो गई है बोन जी। टीबी। जी पहले बहुत हुआ करती थी। तब जी। कोई भी लीजन हुआ हो तो हमें यही लगता था बोन टीबी है और आंख बंद करके दवाई लिखते रहते थे। अच्छा आजकल थोड़ा सा कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। पर ये जनरली जो है बोन में होती है या फिर जॉइंट में होती है टीबी, तो बड़ी आसानी से पता चल जाती है, इन्वेस्टिगेशन कराने से पता चल जाता है और इसका इलाज 100% हो जाता है। 100%। अगर इसका वक्त पे इलाज ना मिले तो ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? अगर जॉइंट के पास है तो जॉइंट डेस्ट्रॉय कर देगा पूरा, फिर आपने रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। ओके, ठीक है। रिप्लेसमेंट। और बोन के है तो बोन ब्रेक हो सकती है। जैसे स्पाइन में है तो स्पाइन फ्रैक्चर हो जाएगा या फिर कॉर्ड कोलैप्स हो जाती है कोलैप्स हो तो पैरालिसिस हो सकती है। अच्छा, बोन्स टीबी की हमने बात की, इसके साथ साथ बोन कैंसर भी आज की तारीख में देखने में आ रहा है। तो क्या इसकी कुछ अलामत पहले पता लग सकती है जिससे हम हाँ, रोक बिल्कुल। सकें? अगर वो प्रॉपरली जाता है, मरीज आता है ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, तो बोन कैंसर है, सॉफ्ट टिश्यू कैंसर है, वो आप उसका प्रॉपरली इलाज हो जाता है। पहले तो अब तो हम लोग लिम्ब सेविंग, लिंग प्रिजर्विंग टेक्निक अपनाते हैं कि जैसे बोन में अगर कैंसर है तो बोन का पार्ट निकाल के दूसरा आर्टिफिशियल पार्ट लगा देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो चलने लगता है वो। ठीक है। ओके। पहले तो हम अगर बोन में पता चल गया कि कैंसर था तो बोन को निकाल ही देते थे, पैर को ही निकाल देते थे पहले हम। कुछ इसके सिम्टम्स शुरू में नज़र आ सकते हैं या वही पूरा? बोन कैंसर होती है तो जनरली हमें पता चल जाता है कि सूजन होती है या दर्द होता है या पेनलेस सूजन होती है, तो उससे पता चल जाता है। ओके। हम थोड़ा सा बायोप्सी ले लेते हैं, उसकी माइक्रोस्कोपिकली जांच कर लेते हैं, उससे पता चल जाता है कि इस तरह का कैंसर है। राइट। डॉक्टर साहब, अब हम कुछ खाने की तरफ अपने रुख को मोड़ते हैं। ये जो खाने हमारे आजकल के हैं, क्या इसमें जो खास तौर से मैं अगर रिफाइंड ऑयल की बात करूं, ये कहा जाता है कि जॉइंट्स के बीच में जो लुब्रिकेंट है वो लुब्रिकेंट बहुत ज़रूरी है जॉइंट्स के लिए। तो जो हम आजकल रिफाइंड ऑयल की एक फैशन सा चल पड़ा है, क्या ये रिफाइंड ऑयल इसकी वजह तो नहीं बनता जा रहा है जो आज इतने ज़्यादा शदीद पेन हमारे जॉइंट्स में? नहीं, पर ये हमारी सेडेंट्री जो हैबिट है वो है इसका कारण है। एक्सरसाइज नहीं करना है, ओके, और बैठे बैठे काम करना है, सिटिंग जॉब है, अच्छा, ये कारण है। ये वजह हो सकती हैं। मतलब ऑयल इसमें कोई मैटर नहीं करता। कोई ऑयल खाने से या कोई चीज़ खाने से जॉइंट में आ जाए ऐसा नहीं है। ऐसा भी सुनने में आया है कि एक उम्र के बाद, जैसे 50 साल की उम्र के बाद मान लीजिए, बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट जो है या बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच दालें जो हैं वो नहीं खानी चाहिए। कुछ डॉक्टर्स ऐसा भी मशवरा देते हैं जिनके घुटनों में तकलीफ होती है। क्या ऐसी कोई बात है? हाँ, प्रोटीन अगर यूरिक एसिड आपका बढ़ रहा है, अच्छा, तो यूरिक एसिड जब भी बढ़ेगा जब आप प्रोटीन ज़्यादा लेंगे। ओके। तो उससे गाउटी आर्थराइटिस होता है, तो वो मना करते हैं कि आप जो है प्रोटीन कम खाइए। एसी आज के तारीख में जो है वो बहुत ही कॉमन है, हर घर में एसी है। क्या हड्डियों की तकलीफ में एसी उस तकलीफ को बढ़ाता है? एग्जैक्टली, ये बढ़ाता है। अच्छा। और हम कहते हैं कि जिनके जोड़ों में दर्द है उसको एसी में अवॉइड करना चाहिए। ओके। या फिर अवॉइड नहीं कर सकता है तो अपने बॉडी को कवर करके रखना चाहिए। बॉडी को कवर करके रखना चाहिए। तो किस तरीके से ये तकलीफ देता है एसी? स्टिफनेस हो जाती है, ठंड में वैसे ही जोड़ों का स्टिफनेस हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो उस समय भी हम कहते हैं कि उसको जो है कपड़े को कवर करके रखें, वूलन से जॉइंट को ढक के रखें।
खेलने कूदने की जिन बच्चों की उम्र होती है खूब खेलते कूदते हैं, उसके बाद हम बड़े बड़े भी खेलते हैं जिनको खेलने की आदत होती है। कई बार खेल कूद में हमारी नसें जो हैं वो खींच जाती हैं या मस्कुलर पेन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें कई बार तो 8-10 दिन तक रोकना ही पड़ता है अपने आप को, क्योंकि ना हम हाथ उठा सकते हैं ना पैर बढ़ा सकते हैं। तो इस पोजीशन में या इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? एक्चुअली में ये स्पॉट इंजरी की एक तरह होता है। बच्चों में स्पॉट इंजरी होती है, जैसे काफ का खिंचाव हो जाए तो उस समय थोड़ा रेस्ट लेना पड़ता है। कोई लिगामेंट में स्ट्रेन हो जाए तो रेस्ट लेना पड़ता है। रेस्ट लेना पड़ता है जी, कोई टेनिस एल्बो जैसे हो जाए तो रेस्ट इज द बेस्ट थिंग। यस, आपके हिसाब रेस्ट से। सिखाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम में कुछ मेल्स आई हैं, लोगों ने मेल्स के ज़रिए अपनी कुछ परेशानियाँ पूछनी चाहिए। ये एक साहब हैं कि कह रहे हैं आई एम गेटिंग सीवियर जॉइंट पेन समटाइम व्हेन आई सिट फॉर अ लॉन्ग टाइम अराउंड 1 आवर और मोर, प्लीज़ एडवाइस। 1 घंटे से ज़्यादा लॉन्ग टाइम में नहीं बैठना नहीं है। बैठना, अगर मुसलसल बैठे नहीं। हैं, कोई भी एक पोजीशन नहीं अपना है, बैठे हैं तो खड़े होके थोड़ा बहुत घूम लीजिए, फिर आके बैठ जाइए। तो ब्रेक देना ज़रूरी होता है। ब्रेक देना ज़रूरी। साथ में एक्सरसाइज, स्पाइनल एक्सरसाइज, जो बैठने वाला हो जनरली वीकनेस ऑफ मसल्स हो जाता है, बैक की मसल्स, तो वो एक्सरसाइज ज़रूरी करना ज़रूरी है। ये हमारे पास एक और मेल है कि इनका नाम फारिया है, उम्र 35 साल है। ये कह रही हैं इनकी एड़ियों में बहुत दर्द रहता है, विटामिन डी और कैल्शियम टेस्ट भी कराया जो दोनों ही ठीक हैं। ये कह रही हैं कि ये वर्किंग वुमेन हैं, टीचर हैं और स्लीपर्स भी सॉफ्ट वाली पहनती हैं, लेकिन एड़ी के दर्द में कोई कमी वाक़ई नहीं है, क्या वजह है? ये इनका एज जैसे 35 बताया है, तो जी। कभी कभी ओवरवेट की वजह से होता है दर्द। ओके। अगर शुगर नॉर्मल है तो इसमें एक इंजेक्शन लगता है, इंजेक्शन स्टेरॉयड का लगता है, वो लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा। साथ में ये इनको हिदायत है कि सॉफ्ट स्लीपर पहने जिसमें इंसोल सिलिकॉन जेल को। एक और सवाल है ये कि कह रहे हैं आई यूज्ड टू वर्क ऑन कंप्यूटर इन ऑफिस, नाउ आई एम फीलिंग स्टिफनेस इन नेक फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स। उनके लिए यही हिदायत है कि गर्दन की एक्सरसाइज होती हैं, नेक एक्सरसाइज खास करके, वो करते रहें जी। और बीच बीच में 10 या 15 मिनट के बाद कंप्यूटर पे थोड़ा सा 1 मिनट का रेस्ट देके थोड़ा गर्दन की एक्सरसाइज कर लिया करें। डॉक्टर साहब, वक्त हमारे पास बिल्कुल नहीं रहा है, तो मैं चाहूँगा कि चलते चलते आप हमारे नाजरीन को कुछ हिदायत, कुछ टिप्स देना चाहेंगे तो। मैं यही कहूँगा कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, और दूसरी बात है जब भी कोई प्रॉब्लम होती है बोन या जॉइंट से रिलेटेड, जी तो ऑर्थोपेडिक सर्जन को ही आप अप्रोच करें। जी। कहीं जो है बाहर गलियों में बैठे हुए पहलवान लोग हैं उनके पास न जाएं, क्योंकि वो लोग ट्रीट करते हैं, वो नुकसान ज़्यादा कर सकते हैं। ट्रीटमेंट तो अपने आप ही होता है, उसका पहलवान का कोई रोल नहीं है, वो नुकसान ज़्यादा करते हैं। कुछ नहीं लेना है तो पहलवान के पास एटलीस्ट न जाए। हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि वैसे तो किसी की तबीयत ख़राब ना हो, लेकिन अगर हो भी तो डॉक्टर साहब ने जैसी हिदायत दी है कि आप बिल्कुल क्वालिफाइड प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज करवाएं। आप अपने फीडबैक, कैसा आपको प्रोग्राम लगता है या कोई भी परेशानी है तो वो आप हमें परेशानी ईमेल के ज़रिए हम तक भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurdufeedback@gmail.com। हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखिए। आदाब।